नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे प्रतापगढ़ और मैं हूं आपका विवेक कुमार पांडे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने निजी जीवन से ऊपर राजनीतिक जीवन को रखा, निजी जीवन से ऊपर सेवा भाव को रखा, बगैर कोई राजनीतिक पद पाए विकास की सोच बनाए रखी, विकास के लिए संघर्ष करते रहे, बहुत सारी योजनाओं को ला करके जमीनी स्तर पर साकार किया उन्होंने और आज भी अनवरत इसी क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश चंद्र शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के है कि कुछ अपने निजी जीवन के बारे में लोगों को बताएं कि आपकी शिक्षा, दीक्षा, जन्म और फैमिली बैकग्राउंड। माननीय पांडे जी, मैं एक साधारण किसान परिवार से पैदा हुआ हूँ और मेरे पिताजी साधारण किसान थे, परंतु मेरी माँ की इच्छा थी कि बेटा वकालत करे। जब मैं वकालत में आया तो वकालत से ही संबंध करके राजनीति में घुसा और उस समय चुनाव चल रहा था और भाजपा की लहर थी। ब्रजेश शर्मा मंत्री हुए, मैं उनके साथ लगा और उनके साथ लगे हुए कुछ जुड़े हुए लोग ये कहते थे कि अभी राजनीति तुम गिने गिने कुछ दिन के हो, लेकिन परंतु माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद रहा कि मैं उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गया। और अपने जीवन की एक ऐसी घटना आपको बताता हूँ कि उस समय थाना मानधाता में सचान दरोगा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नाम नहीं बताऊंगा, पंडित जी जी, उनको उसने जूते से मारा था और सारी भाजपा कार्यकारिणी कुछ ना कर पाने के हैसियत में थी। तो लोग मेरे पास आए और मैं एसपी से मिल करके तत्काल उसका ट्रांसफर कराया, उसको सस्पेंड कराया। इस प्रकार से कई घटनाएं मेरे जीवन में घटी। जैसे विकास के लिए मैं बसपा सरकार से लेकर के सपा सरकार तक लगभग 1600-1700 नल लाया इंडिया मार्क का और लोगों में वितरित किया, क्षेत्र में विकास किया। 13 सड़कें माननीय कलराज जी से लाया था और वो सड़कें क्षेत्र में बनवाई और 22 या 23 ट्रांसफार्मर माननीय नवनीत सहगल जी थे, उसमें चेयरमैन विद्युत थे, कई विभागों में चेयरमैन थे, उनके प्रयास से लाया और क्षेत्र में लगवाया। आप विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। विश्वनाथगंज विधानसभा में भाजपा कभी रही? विश्वनाथगंज विधानसभा में जब भी रही भाजपा सहयोगी दल के साथ रही, चाहे वो माननीय राजाराम पांडे जी रहे हो, चाहे ये अपना दल रही हो, परंतु स्वयं भाजपा कभी नहीं जीती। इसका क्या कारण था? भाजपा के विकसित न होने का कारण विश्वनाथगंज में क्या ऐसा रहा? हमारी वहाँ भाजपा को कभी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। ऐसा क्यों? अब वो ऊपर वाले जाने, क्योंकि भाजपा को टिकट न देने का क्या कारण रहता है, अपना दल से तालमेल कर लेते हैं। एक बार हम और ये सौरभ जी केंद्र तक नाम गया, हम लोग दोनों आदमी का, लेकिन वहाँ लास्ट अपॉर्चुनिटी में दोनों आदमी का नाम काट करके अपना दल कोटे में दे दिया गया। विश्वनाथगंज विधानसभा को जातिगत चश्मे से देखा जाता है, ऐसा क्या कारण है? जबकि वहां पर अभी तक जो भी दल जीता है, जो भी व्यक्ति विधायक बना है, उसमें कहीं ना कहीं सवर्णों का ही बैक से सपोर्ट रहा है, इसके बाद ही वो जीत पाए हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि वहां पर क्षत्रियों और ब्राह्मणों को, इस वर्ग को हमेशा हाशिए पर रखा है? विश्वनाथगंज विधानसभा आज भी ब्राह्मण बाहुल्य है, परंतु वहां बैकवर्ड को किस मुद्दे पर, किस मानक पर टिकट देते हैं, ये नेतृत्व जाने। परंतु लेकिन राजनीतिक दलों का कहना है कि वहां पर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। नहीं, कुर्मी 7-8 गांव में है, बाकी ब्राह्मण हर गांव में हैं और ब्राह्मण छात्र सवर्णों को मिला लिया जाए तो कुर्मी वहां नगण्य हैं, बशर्ते उनको टिकट दे करके उनकी हैसियत को लोगों ने बढ़ा दिया कि कुर्मी बाहुल्य है। मानधाता ब्लॉक, वो आपका निजी ब्लॉक, गृह ब्लॉक, वहां पर विकास
कार्यों की स्थिति क्या है, अभी कुछ बताएंगे इसमें? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मानधाता ब्लॉक का विकास से जितना पैसा आया, चाहे वो नगर मानधाता नगर रहा हो, चाहे मानदा ब्लॉक रहा हो, उन पैसों का वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले चाहे ब्लॉक प्रमुख रहे हों, चाहे वो नगर अध्यक्ष रहे हों, दोनों ने जम करके घोर घपला किया, घोर अनियमितता किया गया और घोर उसमें लेन देन किया। विकास, अगर 1 रुपए का विकास के लिए पैसा आया है तो ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे का विकास हुआ है और वहां का कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता उंगली नहीं उठाता। उसका कारण क्या है ये मैं बता नहीं सकता। बहुत सारी शिकायतें भी हुई अभी, जो जानकारी में आया कि पत्रकारों ने भी शिकायत की उच्च अधिकारियों से, स्थानीय लोगों ने भी विकास को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। मीडिया में मैंने भी देखा, जन्मेजय सिंह और दुबे जी 2 पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ के विषय में विकास के पैसे के घोर घपले को काफी ऊंचे तक उठाया। परंतु मैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है या जहाँ तक मैं उठता बैठता हूँ अधिकारियों के बीच में, मेरे ही विधायक, मेरे ही प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक उस आवाज को दबाए और लीपापोती किए। जैसा कि डीएम के यहाँ जांच के लिए आदेश हुआ, परंतु डीएम साहब के यहाँ स्वयं विधायक ही पहुंचे और जांच ना करने के लिए, चाहे निवेदन समझिए चाहे आदेश। तो इसमें विधायक जी का व्यक्तिगत हित समझा जाए या नहीं, विधायक जी का व्यक्तिगत हित है। अरे भाई, पीडब्ल्यूडी में आप जाके बैठिए, पीडब्ल्यूडी में इतना पैसा आया है, किसी भी सड़क का निर्माण बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। अगर 1 रुपया आया है तो 10 पैसे का सड़क का निर्माण हुआ है। वहाँ के अधिकारियों से आप पूछिए, वहाँ के अधिकारी साफ कहते हैं कि अगर मुझे कमीशन देना है, अगर उनके प्रतिनिधि को पैसा देना है तो हम कितना विकास करेंगे। जैसा कि कुछ सड़कें हमने बनवाई थी, उन सड़कों पे आज तक मरम्मत नहीं हुई है और वो यथास्थित है। और जबकि विधायक जी 5 साल का कार्यकाल होने आ रहा है, इस 5 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें बनी हैं सब 1 साल से ज्यादा दूसरे साल नहीं चली, सब टूट करके मतलब उसके खंडित रूप में आ गई। विश्वनाथगंज विधानसभा एक तरफ प्रयागराज से, मऊयामा से टच है, दूसरी तरफ बाबागंज से मिलती है। काफी बड़ी विधानसभा है, मोको जनपद की सबसे बड़ी विधानसभा है क्षेत्रफल में। बगल राजा भैया का भी प्रभाव रहता है, उधर मऊयामा का भी कुछ न कुछ प्रभाव रहता है, विधानसभा रानीगंज का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो एक ऐसी मिक्सअप वाली विधानसभा है। बड़े हर्ष के साथ कहना हो रहा है कि माननीय राजा भैया का हस्तक्षेप अपने आप दिखाई पड़ गया। लोकसभा के चुनाव में राजा भैया ने थोड़ा सा विरोध किया, जिससे कई लोकसभा सीटें प्रभावित हुई। और अगर राजा भैया थोड़ा सा अपना संबंध ब्राह्मणों में बना लें तो बहुत ही लोकप्रिय विधायक होंगे, बहुत ही लोकप्रिय मंत्री होंगे और कहा नहीं जा सकता कि वो कभी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अगर अपने तालमेल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ब्राह्मणों में तो वो भविष्य में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत ऊंचे तक पहुंचाता है। अगर कोई कहे कि ब्राह्मण ना बराबर है, तो अगर जो सही ब्राह्मण है, अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है, उस आशीर्वाद का फल कहीं ना कहीं मिलता है। पिछले चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में जब गुलशन यादव कुंडा से प्रत्याशी थे और अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी वहां पहुंचे और उन्होंने कुंडा में कुंडी लगाने की बात की, तब भी ये हुआ कि ब्राह्मणों ने खुल करके समर्थन किया राजा भैया का और जनसत्ता दल का। उसके बाद ये विजय मिली। क्या इसमें आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई? नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, राजा भैया को अगर अखिलेश यादव प्रचार करते हैं, चाहे जहां से, खुल के हर जात के लोग, सवर्ण लोग या जो हिंदुत्व की भावना रखते हैं, सब राजा भैया को सपोर्ट करेंगे। और राजा भैया आज जिले के नहीं बल्कि प्रदेश के नेतृत्व करने लायक हैं और प्रदेश का नेतृत्व करीब 10% 20% करते हैं।
चलिए विश्वनाथगंज विधानसभा के आते हैं। अभी वर्तमान में अपना दूसरे विधायक जीतलाल पटेल जी है, इसके पहले डॉक्टर आर.के. वर्मा हुआ करते थे विश्वनाथगंज से विधायक, जो पिछले चुनाव में उन्होंने रानीगंज में हाथ आजमाया, वहां सफलता मिली। अब जानकारी हो रही कि वो फिर से विश्वनाथगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा चर्चा में आया है। तो क्या लगता है आपको कि ये इधर उधर सीट बदलना? देखिए, प्रदेश का नेतृत्व तो ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि आज तक विधायक जी ने केवल और केवल एक जाति के लोगों का समीकरण रखा है, जिससे वहां सवर्ण पूरी मतलब ठीक प्रोत्साहन से नाराज है, और किसी भी कीमत पे सवर्ण योगी जी को देखते हुए कितना सपोर्ट करेगा ये समय बताएगा। नहीं, लेकिन आर.के. वर्मा तो समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। पीडीए का अर्थ तो आप स्वयं जानते हैं, पीडीए का अर्थ उनका केवल पर्सनल विकास है, उनके खानदान का विकास है। और ये सही है कि उन लोगों का कहना ये है कि यादव मेरे साथ रहता है, जबकि ये कहना गलत है। यादव पूरे रूप से नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके साथ रहता है। बाकी सब अब हिंदुत्व की भावना रखते हैं, इसलिए वो भाजपा के साथ हैं। अच्छा, एक आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ सवाल, बगैर किसी पद पर रहे, आप प्रमुख का पद नहीं मिला आपको, आप विधायक नहीं बने, आप सांसद नहीं बने, इसके बावजूद क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य आपने कराए, कुछ उन विकास कार्यों को आप बताना चाहें दर्शकों को हमारे? भाई देखिए, ये मेरे माँ और बाप का आशीर्वाद रहा है, और मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, चाहे जिस ढंग से रहे हों। वो मैं वहाँ से प्रदेश के विधानसभा से शिवदास शुक्ला मंत्री थे, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है। रविंद्र जी थे, उनसे बहुत अच्छे संबंध, रविंद्र शुक्ला जी थे, उनसे बहुत संबंध है। मतलब कई विधायक हैं जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध, और उन संबंधों के कारण मैं वहां से कोई भी विकास कार्य ला सकता था। परंतु इस समय पांडे जी, मैंने कहा ना कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्षेत्र का विकास न करने की इच्छा होती है। कारण कितना विकास करने के बाद भी लोग एक जातिगत भावना से देखते हैं और फायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी फायदा लेकर के पीछे है, उसकी बुराई भी करना चाहते हैं। बाबा कहना है कि विकास कार्य कराने और न कराने, दोनों स्थितियों में जनता केवल जातिगत समीकरण पर ही चलती है विश्वनाथगंज क्षेत्र में, ऐसा लगता है आपको? ये सत्य ही नहीं है, घोर सत्य है। कारण भी बता दिया, 13 सड़कें मैं लाया था, कोई विधायक 13 सड़कें नई सड़क नहीं लाया है। और 13 सड़कों का नाम सुन लीजिए: रामपुर गुड्रू, रामपुर बैसपुर, मझिया पिदईपुर, कुलीपुर दारापुर, छिपागढ़ डैनी, धर्मपुर बैसपुर, ऐसे कई सड़कें मैं लाया, 13 सड़कें लाया और नई सड़कें लाया। जो जितना पैसा मैं सड़कों का ला करके अपने क्षेत्र में विकास किया, उतना एक विधायक न किया है, न कर सकता है। एक विधायक ज्यादा 500 नल लाता होगा, मैं अपने जीवन में 1700 कुछ नल, विधायक, मंत्री, अधिकारी, किसी ना किसी से सहयोग से लाया हूं। जबकि मेरे क्षेत्र के विधायक या मेरे जिले के सांसद से मैं कभी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया। और ये क्षेत्र में जाकर मालूम कर सकते हैं, जहां भी जाएंगे वहां अगर पूछेंगे 10 नल में 2 नल 3 नल होते सहमत होगा। और मानदाता क्षेत्र में आप जाकर कई गांव हैं जहां पता लगाए, चाहे लिलौली हो, चाहे बच्चा मौर्या के स्कूल के बगल, क्या है जीआरडी स्कूल बगल, या हमारे गांव में हो या फलाने में हो, आप पूछिए वहां का ट्रांसफार्मर और सहमत होगा। लोग कहते हैं भाजपा के लोग धर्म की राजनीति करते हैं। मैंने 5 मस्जिदों में डोनेट किया हूं पैसा, 5 मस्जिदों में ईंटा दिया हूं, 3 मस्जिदों में ट्रांसफार्मर दिया हूं, 5 मस्जिदों में नल दिया हूं इंडिया मार्कर। ये धर्म की राजनीति सोचने वाले जो मुसलमान सोचते हैं, उनसे पूछा जाए कि अवधेश शर्मा भाजपा के थे, परंतु वो मस्जिदों पे ईंटा दान दिए हैं, पैसा दिए हैं, नल दिए हैं, ट्रांसफार्मर दिए हैं, उनका क्या लाभ था उसमें? उन्होंने धर्म से ऊंचे उठ के काम किया। पिछले 5 वर्षों में आपके अनुसार विश्वनाथगंज विधानसभा विकास से
कोसों दूर रही, सरकारी धन की बंदरमाट, इस तरह की बातें हुई। तो आपको क्या लगता है कि विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी मौजूदा समस्याएं और मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? सर्वप्रथम तो विश्वनाथगंज विधानसभा में जितनी सड़कें हैं वो इन 4 साल 5 सालों में एकदम जर्जर हो गई। उनका ठीक ठाक रखरखाव और अच्छी सड़कें बनना चाहिए। लोगों को पेयजल के लिए टंकियां बनी हैं, टंकियों की बोरिंग की क्षमता 1000 फीट है, जबकि जितनी बोरिंग हुई है सब 300 हुई है। 300-400 के नीचे कोई नहीं हुई है। मानक के अनुसार पिलर नहीं बने हैं, मानक के अनुसार टंकियां नहीं बनी हैं, और ना मानक के अनुसार उनकी सप्लाई की पाइपें पड़ी हैं। कहीं भी कोई भी टंकी काम नहीं कर रही है। जल निगम के अधिकारी, जल निगम के कर्मचारी, टेंडर किसी के नाम है, ठेका कोई कर रहा है, और ठेकेदार काम दूसरा कोई करा रहा है। ठेकेदार बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं जिनके पास जेई है, जबकि नियमता ठेकेदार के पास एक एई और एक जेई हर 3 टंकी पे होना चाहिए, जो बैठ करके कार्य करावे। लेकिन किसी भी जो कार्य करा रहा है ठेकेदार के नाम से, उनके पेटी कंट्रैक्टर के नाम से, उनके पास न जेई है, न एई है, न कोई कार्य करने की क्षमता है, न कोई सामान है, न कोई मशीनें हैं। केवल वो टंकियां साधारण रूप से जोड़ते चले जा रहे हैं, जिनको आप ये समझिए कि ना कार्य तो नहीं कर रहे हैं। जिस दिन कार्य न करना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 4 साल नहीं तो अपने आप आ जाएंगे। और इनके अतिरिक्त आपने सड़कों पर चर्चा की, आपने पेयजल व्यवस्था पे चर्चा की, आपने विकास को लेकर चर्चा की। तो इनके अतिरिक्त जनता की और भी आम समस्याएं हो सकती हैं जो कि जानना आवश्यक है, कि इन पर चर्चा की जा सकती है। पांडे जी, एक हंसी बात आ रही है। एक बार मेरे यहाँ रामायण था, मैं एमडी से कह करके, एक बार क्या कई 3-4 बार कराया, हर साल कराता हूँ। तो एमडी से कह करके बिजली जो है सप्लाई कंटिन्यू, जिस दिन रामायण चालू होगा, जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन ब्रह्मभोज होगा, उस दिन तक कराऊंगा। क्षेत्र के कुछ पत्रकारगण, क्षेत्र के कुछ दलाल, क्षेत्र के कुछ ईर्ष्या रखने वाले बार बार न्यूज देते रहे कि भाई रामायण में बिजली फ्री मिलती है, कृपया आप एमडी संपर्क करें। मतलब चूंकि जबकि रामायण से बिजली अगर मैं सप्लाई लिया था तो पूरे मानधाता ब्लॉक में बिजली मिलती है, और आज भी मेरे ही कारण मानधाता ब्लॉक में बिजली की सप्लाई जो भी हो जाती अगर मुझे हटा दिया जाए तो अगर बिजली खराब हो गई तो ऐसे वैसे कहीं नहीं। लेकिन चूंकि आपका संबंध एमडी से है, आपका संबंध चीफ इंजीनियर से, आपका संबंध माननीय मंत्री जी से है, कोई काम पड़ता है तो तुरंत फोन आता है। अभी आंधी आई थी, बिजली गायब थी पूरे प्रतापगढ़ की जनपद की, 48 घंटे के पहले नहीं बहाल हुई। लेकिन विशेष रूप से मंत्री जी के यहाँ से फोन आने पर, एमडी के यहाँ फोन आने पर, जेई, एसडीओ, एसी बैठ करके हमारे यहाँ का विद्युत विश्वनाथगंज का काम 24 घंटे में कंप्लीट किया। लोग मजा सब लेते हैं और उसके बाद गाली देते हैं और 200,000 करा होता है। ये तो जनता की सोच है। अगर आपको विश्वनाथगंज विधानसभा से मौका मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी वहां के लिए, वहां के लोगों के लिए और विकास की सोच को लेकर? नहीं, देखिए, पुरानी कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अब नहीं, अब जो है आप बिजली दीजिए, आप रोड बनवाइए, आप पानी पीने की व्यवस्था कीजिए। 3 प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद गरीबों की मदद करना चाहिए, और जो थाने में दलाली चलती है ये बंद होनी चाहिए, जिससे गरीब और असहाय या जो कष्ट का मारा हुआ है, भुक्तभोगी है, उसकी मदद हो सके। थाने में दलाली तो ये तो पुलिस विभाग का काम है, इसको रोकना। ये मेरा आपका काम है। एक अभी कोरोना काल था, एक यादव जी हमारे यहाँ यशो थे, वो हमारे यहाँ भाजपाइयों की बहुत मूलगिरी थी, और कई कार्य उन्होंने ऐसा किया कि भाजपाई कार्यकर्ताओं को ही रोक रोक के सताया। एक कार्यकर्ता, उसके बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, वो आया था यहाँ
अस्पताल अस्पताल जा रहा था। उसकी गाड़ी रोक करके उन्होंने कहा कि गाड़ी के कागज लाओ। उसने कहा भैया मेरी गाड़ी के कागज इस समय परिस्थिति हूँ, कहाँ लेके चल पाया हूँ, देख लीजिए मेरा बच्चा बीमार है, उसको अभी भी इंजेक्शन के वो लगे हुए हैं, जो लगते हैं क्या कहते हैं बिक। उन्होंने कुछ नहीं जानता हूँ, गाड़ी कागज दो, या तो उनके सिपाही ने कहा मुझे 1000 रुपया दो। उसने मुझे फोन किया, मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा कि भाई साहब इस परिस्थितियों में है, कृपया छोड़ दीजिए आप। उन्होंने कहा किसी परिस्थिति में है, अगर कागज नहीं है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, मैं कभी सिफारिश करता नहीं हूँ, मैं थाने आता हूँ, मैं थाने की दलाली किया हूँ, मैं दलाली करता हूँ ये नहीं कहता, मैं वकील हूँ पेशे से, मैं ट्रांसफर पोस्टिंग देखता हूँ, लखनऊ देखता हूँ, सचिवालय देखता हूँ, दिल्ली देखता हूँ, मैं हवाई जहाज से दिल्ली कम से कम महीने में 10 दिन यात्रा करता हूँ, तो मैं मेरे पिताजी साधारण किसान कहाँ से यात्रा करता हूँ, किसी न किसी काम कराता हूँ, ले जाता है 5 स्टार होटल रोकता है, उसका काम होता है, तभी तो ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, गाड़ी चालान करूंगा। तो मैं काट दिया। उसके बाद फिर उसका फोन आया, रोने लगा, तो मैं फिर फोन किया। उन्होंने कहा मैंने कह दिया ना गाड़ी नहीं छोड़ूंगा और मैं चालान करूंगा। तो गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया कि फिर मैं आपका भी चालान कर दूंगा, आप थाने में नहीं रह पाएंगे, भले एसपी के आप प्रिय हो। और मेरे संबंध अधिकारियों से थे, बड़े अधिकारियों से मैंने फोन लगाया और उनको पूरी जानकारी दी। और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहा, भगवान विष्णु की कृपा रही है, भगवान विष्णु का मेरे ऊपर हाथ रहता है। 24 घंटे में वो दरोगा जो एसपी का प्यारा था उसको हटवाया। उसके हट जाने के बाद एसपी ने उसको दूसरा चार्ज दिया। मैंने कहा अपने जो जिस अधिकारी के साथ संबंध था, हमने कहा उसको हटाने से क्या मतलब, जब उसको चार्ज ही मिल गया तो आप हटाना क्या रहा। उन्होंने कहा रुको, और ठीक 1 हफ्ते के अंदर उसको सस्पेंड करा। सस्पेंड हुआ। मेरे पास काफी भाजपा के दलाल आए, भाजपा के कार्यकर्ता आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दलाली नहीं करता हूं, आप लोग उससे दलाली करते रहे होंगे। उसने मेरे कहने पर एक असहाय व्यक्ति को सजा दी, जिसके बच्चे का बीप लगा हुआ था, तो मैं उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं करता। अगर पांडे जी मैं गलत हूं तो जनता मुझे सजा दे, अगर सही हूं तो जनता मुझे उसका लाभ दे। भाजपा सरकार का दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, योगी बाबा दूसरा कार्यकाल समाप्त करने की ओर है, आगे विधानसभा चुनाव। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जो भाजपा का जो भी कार्यकाल लगातार रहा इतने वर्षों का, अफसरशाही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर हावी रही, ऐसी बातें और शिकायतें होती रहती। आपको क्या लगता है कि इन बातों में कितना दम है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अधिकारियों ने कभी किसी भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं सुना, उसके कई कारण थे। पहला कारण तो यह है कि यहाँ किसी भी भाजपा का विधायक न होना, और दूसरा जो भी विधायक एक हुआ था वो केवल अपना ही देखता रहा था, और किसी जनता का, किसी कार्यकर्ता का, किसी पदाधिकारी का या किसी का व्यक्ति का के विषय में जनहित में नहीं सोचा। और हमारे जो भी अध्यक्ष हुआ करते थे वो कभी भी स्वयं को किसी भी कार्यकर्ता के लिए अधिकारियों से वार्ता करना या किसी अधिकारी पे दबाव बनाना, ये अपनी, चाहे उनको कहिए कि कहावत यह है कि शर्माता ही करना बनना चाहे दुल्हन हुई थी, तो आया समझिए कि दलाली लेते हो, पैसे लेते हो अधिकारियों से। भाई 2 ही रूप हो सकता है, या तो मैं आपसे कोई फायदा लेता हूं, या तो मैं जाने में आप सामने अक्षम। अगर मैं अक्षम नहीं हूं, फायदा नहीं लेता हूं। सचान जैसे दरोगा का जिसका संबंध बहुत मतलब ऊंचे स्तर पर था, मेरे कार्यकर्ता को जूते से मारा था, मैंने उसको 24 घंटे में सस्पेंड कराया, ट्रांसफर कराया, सस्पेंड कराया, उसको खेला। गिरी जैसे दरोगा को, ईमानदार दरोगा था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने दलाली न मिलने के कारण काफी बार ट्रांसफर कराने का प्रयास किया। सुरेश खन्ना की गाड़ी, माननीय मंत्री प्रभारी सुरेश खन्ना जी गाड़ी के सामने लेट गए, लेकिन खन्ना जी ने मुझसे बुलाकर पूछा क्या सही है ईमानदार? हमने कहा नहीं वो रहेगा। अंतिम में वही कार्यकर्ता मेरे पास आए और मुझसे कहा भाई देखिए
शर्मा जी आपके अलावा कोई भी ट्रांसफर कर सकता है। हमने कहा ट्रांसफर होने से विकल्प नहीं होता, अगर आपका काम न सुनता होता ये तो कहने अच्छा हमारा काम माने सुनेगा नहीं, ट्रांसफर कैसे होगा। हम ये 1 महीने बाद कराऊंगा, उसके पहले आप लोग प्रयास कर लीजिए। फिर 1 महीने बाद मैंने उससे कहा, उसको हटा के होने दिया, क्योंकि बताया ना राजनीति से तो मैं प्रेरित हूँ, और लेकिन मेरा अधिकारियों से बहुत अच्छा संपर्क रहा है। 4-5 डीजीपी ऐसे रहे जिनके कार्यकाल में मैं बंगले पर बिना पूछे अंदर जाता था, चाहे कार्यालय हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे जो हो, चाहे, और अगर किसी के लिए फोन करता था कर देते थे। और एक समय ऐसा था कि एसपी कहता था कि आप गन्ना ले लीजिए। अभी 2 महीने पहले डीजी के यहाँ से फोन आया, तो एक एडीजी के यहाँ से फोन आया, माननीय एडीजी रमेश शर्मा जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। एसपी ने कहा गनर ले लीजिए। उन्होंने कहा भैया गनर ले क्या करेंगे, जिसको दिखाना हो राजनीति में कि मैं फलाने हो तो गनर दीजिए। लेकिन एसपी नहीं माने, मेरे यहाँ गनर भी था। और उस समय के यादव जी सुमानदाता थे, मैंने उनको लिखित दिया और गनर भेज दिया थाने। लोग गनर के लिए इच्छा रखते हैं और मैं गनर सन 10 से गनर रखता हूँ, और 2 गनर मेरे पास, एक नहीं 2 गनर। लोगों का कहना कि इनके भाई सचिवालय में उनके दम पे है या इस कारण से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना पर्सनल संबंध रहा है, अपने व्यक्तित्व के कारण। और सबसे पहले मैंने कहा ना, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। भगवान विष्णु की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा। अभी आपने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष और संगठन के जिम्मेदार लोग कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ते नहीं, लड़ते नहीं, आगे नहीं। तो कार्यकर्ताओं की ये उपेक्षा, अवहेलना, या आज के समय में जो भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये किस हद तक आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट बैंक को प्रभावित करेगा, कितना असर डालेगा या बेअसर रहेगा? आप स्वयं देख लीजिए इस समय भाजपा के संगठन जिले में कितने लोग भाजपाई हैं, आयातित लोग भाजपा के संगठन में हैं। सन 90 या 88, 85 बचपन से जो भाजपा में रहा है उसकी कहीं भी देख नहीं है। अगर आपके पास नोट है तो आप संगठन में घुस सकते हैं। मैं तो ओपनली ये ब्लेम लगा रहा हूं कि जो पैसे वाले हैं उन्हीं को भाजपा के संगठन में रख दिया गया है, क्योंकि जिला अध्यक्ष को हर ढंग से वो मोटी कर रहे हैं। और आप चुनाव तक कह रहे हैं, चुनाव में तो माननीय योगी जी को हराने के लिए या माननीय योगी जी को ना मुख्यमंत्री बनने के लिए, या चाहे जैसा कहिए, ये तो प्रयास बराबर चल रहा है। और उसी की एक कड़ी में ब्राह्मणों के खिलाफ यूजीसी लाया गया है, और जिससे ब्राह्मण या सवर्ण, ब्राह्मण ठाकुर बनिया बैस सवर्ण घोर नाराज है। परंतु जहां पर योगी जी का मामला आएगा, जैसा मेरा अनुमान है, तो अपनी नाराजगी दूर करके योगी जी को वोट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे नेतृत्व को एक पहल करनी पड़ेगी और सवर्ण लोगों से बुला करके वार्ता करनी पड़ेगी। और हम ये नहीं कहते कि बैकवर्ड या SC/ST या कोई किसी प्रकार का कोई मतलब कि अपने को गिरा महसूस करे, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर बनिया बैस को भी ये महसूस नहीं होने देना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का केंद्र में कहीं ना कहीं विरोध है, उनको कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, और इसीलिए सवर्णों के विरोध में, सवर्णों को भाजपा से दूर करने के लिए, भड़काने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, एक एजेंडा बनाया जा रहा है। ये भाजपा के अंतर्कलह का नतीजा है या दूसरे दल इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं? अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि अंतर मतलब बाहरी हस्तक्षेप है या अंतर करा ही कहा जा सकता है, या मैं बड़ी गिट्टू की राजनीति हो सकती है। जहां तक योगी जी का मामला है, योगी जी जब CM नहीं थे तो मैं खन्ना जी के यहाँ बैठा था, उसमें सुरेश खन्ना, माननीय मंत्री सुरेश खन्ना और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाना जी बैठे थे। तो इन लोगों का नाम चर्चा में था, मनोज जी।
मनोज सिन्हा जी, उनका नाम चर्चा में। लेकिन पता नहीं कैसे, आप अगर कभी मंत्रियों से पूछे पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया कि आप तीनों लोग प्रदेश नहीं संभाल पाएंगे। जिन समस्याओं को जूझता हुआ प्रदेश अखिलेश यादव छोड़ गए हैं, ऐसे भी किसी मुखर और हिंदुत्ववादी कट्टरवादी हिंदुत्व को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और सौभाग्य से मेरे मुंह से निकली हुई बात कभी कभी खन्ना जी कह देते हैं और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का रहना अभी प्रदेश हित में जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी जी की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद देश में या विदेश में सबसे चर्चित राजनीतिज्ञ चेहरे के रूप में बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। जनता में हर वर्ग उनको पसंद करता है। उनकी निष्पक्ष कार्यशैली, सख्त कार्रवाइयां और कानून का राज जो उनकी संकल्पना परिकल्पना है, उस पर वो चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि योगी जी के साथ जरा सा भी ऐसा प्रयास उनको कमजोर करने का कहीं ना कहीं भाजपा को भी बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है? आज हिंदुस्तान को योगी जी की सख्त जरूरत है। आप योगी जी की क्षमता को ऐसे देख सकते हैं, बिहार चुनाव में जितने जगह योगी जी ने प्रचार किया है, उनका रेशियो रहा है 98%। मोदी जी का रहा है 95%। हर नेताओं से ऊंचा उनका रहा, चाहे बंगाल रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, जहां जहां भी उन्होंने प्रचार किया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रचार किया है, वहां उनकी लोगों में एक उत्साह, जागरूकता और अच्छे कल्पना की भावना से लोगों ने वोट किया और उनकी चाहत है कि योगी जी राष्ट्र देश में प्रधानमंत्री बने। और एक बार देश को अगर प्रधानमंत्री योगी जी बन गए तो हमारे देश का विकास, हमारे देश का जातिवाद, हमारे देश की आतंकवाद, हमारे देश का बाहरी आक्रमण, हमारे देश की विकास क्षमता सब बढ़ जाए। चलिए अब कुछ जिले की विधानसभाओं के बारे में बात करते हैं। प्रतापगढ़ जिले में 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें 3 विधानसभा ऐसी हैं जो दशकों से एक ही व्यक्ति के साए में रही हैं, जैसे कुंडा और बाबागंज माननीय राजा भैया जी की, रामपुर खास माननीय प्रमोद तिवारी जी। इसके बाद बाकी बची 5 विधानसभाओं में पट्टी में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू मोती सिंह जी है, लेकिन वो कभी आना कभी जाना। रानीगंज में कभी पार्टी दूसरी बार रिपीट नहीं हुई कोई पार्टी। सदर में हर बार प्रत्याशी नया हो जाता है, नया व्यक्ति विधायक बनता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन बची हुई 5 सीटों पर, 4 सीटों पर, 3 हटा दीजिए, बची हुई 4 सीटों पर स्थिरता कैसे ला पाएगी? क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए प्रतापगढ़ जनपद में जिससे बाकी पट्टी, सदर, रानीगंज, विश्वनाथगंज में स्थिरता मिले? सबसे पहले तो नेतृत्व को सोचना होगा कि पार्टी के किस कार्यकर्ताओं को, कैसे कार्यकर्ताओं को, किन कार्यकर्ताओं को टिकट देना है। और जहां जहां हमारे पुराने माननीय मंत्री या विधायक या जो भी चुनाव लड़े हैं, अगर असफल रहे तो नए कार्यकर्ताओं को उनको स्थान देना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिनका भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो उनको नहीं देना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। अगर विरोधाभास रहेगा जातिगत समीकरण अपने आप खराब हो जाता है। और जैसा कि आपने स्वयं देखा है, अगर पटेल विश्वनाथगंज जीता है तो पटेल रानीगंज से जीता है, पटेल पट्टी से जीता है। इसका समीकरण क्या रहा? भाई भाजपा को तो हर जात के लोग वोट दिए, पटेल नहीं दिया, जबकि पटेल ही अपना दल का टिकट पाया, पटेल टिकट गया। और परंतु वो पटेल जो हमारे यहाँ विधानसभा विश्वनाथगंज से लड़ता है, वो जाके रानीगंज में आर के वर्मा का प्रचार करता है और वो जाके प्रचार करता है राम सिंह का पट्टी में। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं यार, लड़ने वाले हैं, अगर पंडित लड़ रहा है तो ठाकुर नहीं जाएंगे, और ठाकुर लड़ रहा है तो पंडित नहीं जाएंगे।
पहले ये सोच बदलनी चाहिए। हर जाति के लोगों को, वर्ग के लोगों को हर प्रत्याशी के प्रति जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और समीकरण को बदलना पड़ेगा। अगर ये भावनाएं रहेंगी कि पटेल ही लड़े, पटेल चाहे जिस पार्टी से लड़े और मैं उस पटेल को वोट दूंगा और पार्टी से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं, पटेल से मतलब है और पटेल का प्रचार करूंगा, ये गलत भावनाएं हैं। जैसा कि लोगों में अफवाह थी कि पटेल घूम घूम कर यही कहे कि यहाँ राम सिंह को दीजिए, वहां आर के वर्मा को दीजिए, यहाँ जीतलाल पटेल को दीजिए। तो क्या अन्य जातियां, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, बैस, लाला और क्या कहते हैं हरिजन, SC ST सब मर गए? इन लोगों को भी अपनी एकता दिखानी चाहिए। अगर एक जाति का व्यक्ति समीकरण बदल रहा है तो अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के राजनेतागण, अन्य जाति के कार्यकर्तागण क्या कर रहे हैं? उनको भी देखना चाहिए कि अगर एक जाति का ही समीकरण बदल रहा है तो जाति को निगलेक्ट करो। अगर मेरे एक प्रत्याशी को वो जात के हरा रहा है तो मैं उस प्रत्याशी को अपने जगह हराऊंगा, चाहे मेरी पार्टी का हो, किसी पार्टी की कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो गलत सजा मिलनी चाहिए। जो अगर कोई भी गलत करे किसी पार्टी, हमारी पार्टी से, चाहे जो कार्यकर्ता गलत करे, उसको सजा मिलनी चाहिए। रानीगंज में नीरज ओझा जी पूर्व विधायक, पट्टी में बाबू मोती सिंह जी, ये दोनों लोग बहुत थोड़े थोड़े अंतर से चुनाव हारे पिछला चुनाव। तो क्या लगता है कि अगली बार इनका टिकट रहना चाहिए या नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, आपके हिसाब से? भाई ये तो केंद्रीय नेतृत्व का बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कुछ कमियां धीरज जी को हराई हैं और कुछ कमियां, थोड़ी बहुत कमियां मोती सिंह जी को हराई है, मंत्री जी को। और समीकरण तो करीब करीब भाई मुसलमान, यादव और पटेल बदल गया। इस कारण से दोनों जगह सीट रानीगंज पट्टी दोनों कुछ करने का कारण यही रहा कि हमारे ही पार्टी का पटेल, उसको भाजपाई कहते हैं, जो हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व जुड़ा हुआ है, वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी को वोट। रामपुर खास पर चर्चा करते हैं। 87 से माननीय प्रमोद तिवारी जी का उस सीट पर लगातार कब्जा रहा है, यानी वो 9 बार लगातार रहे विधायक। उसके बाद उनकी पुत्री मोना जी विधायक। भाजपा वहां से बहुत संघर्ष कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ स्थितियां बदलेंगी या जैसी स्थिति थी वैसी ही? माननीय पत्रकार पांडे जी, मैं कहता हूं मुझे जगह से टिकट दे दीजिए और मुझे विकास करने दीजिए, वहां से मैं आजीवन जब तक जीवित रहूंगा चुनाव नहीं हारूंगा। ये अपने विकास में क्षमता रखती है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो विकास में क्षमता रखती हैं। मैं इतना विकास करूंगा, इतनी जनता में जुड़ूंगा, इतने लोगों के यहाँ आना जाना रखूंगा, इतने दुख सुख में आना जाना रखेगा, हर जात के लोगों को समीकरण के यहाँ आओ जाऊंगा, तो अपने आप हर जात के लोग वोट करें। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं मैं पटेल के यहाँ ही आऊंगा, बैकवर्ड के यहाँ आऊंगा, पंडित ठाकुर के यहाँ नहीं जाऊंगा, पंडित ठाकुर के यहाँ उनके यहाँ जो मेरे यहाँ के वो करते हैं, क्या पोता बरदारी करते, मतलब मेरे यहाँ के दरबारी करते हैं, नहीं। हमारे क्षेत्र की जनता चुनाव जीतने के बाद, चाहे मेरा विरोधी रहा हो, चाहे मेरी पार्टी का रहा हो, सबके यहाँ आना जाना चाहिए, सबके यहाँ उठना बैठना चाहिए, सबको विकास करना चाहिए। ऐसा विकास करने से आप सदैव विधायक बने रहेंगे, इस पर कोई भी नो डाउट नहीं। जहां तक राजा भैया का सवाल है, राजा भैया तो सीमित है, राजा भैया सीमित नहीं होना चाहिए। राजा भैया का नेतृत्व सीमित रहना नहीं है। अब राजा भैया को जिले नहीं बल्कि प्रदेश का नेतृत्व देखना चाहिए। ये तो राजा भैया चाहे उनके सलाहकार या चाहे जो रहे हों, उनको लिमिट रखे हैं, जैसा कि राजा भैया लिमिटेशन पे रहने वाले राजनीतिक अब नहीं रह गए हैं। आपका कहना है कि विकास की सोच रखने के कारण ही प्रमोद जी लगातार स्थायी हैं वहां पर, जब राजा भैया स्थायी हैं। अब आते हैं फिर से एक बार लौटकर विश्वनाथगंज विधानसभा पर। विश्वनाथगंज विधानसभा का अगला समीकरण क्या होना चाहिए? क्योंकि जो जानकारी अभी तक छन करके आ रही है कि अगर फिर से जो स्थितियां रही हैं वही स्थितियां दोबारा बरकरार रखी जाती हैं तो संभवतः विश्वनाथगंज क्षेत्र में सवर्ण भाजपा से दूर हो जाएंगे, ऐसा चर्चाओं में।
तो क्या स्थितियां आपको लग रही है कि आगे क्या हो सकता है? जहाँ तक मेरा विश्वास है, जहाँ तक मेरा पहुंच है, जहाँ तक मैं लोगों में उठता बैठता हूँ, पत्रकार जी, पांडे जी, आपके जो आपने कहा है ये देखने को मिल रहा है। परंतु अब आगे लोग योगी जी को देखें, मोदी जी को देखें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु उनके किए गए कार्यकलाप से, जीतलाल पटेल से जनता एक भी पैसे का उपयोग मतलब कि उम्मीद नहीं करती, और ना तो विकास ये है, ना तो उनको वोट देने का प्रयास करेंगे। अरे अभी एक टेंडर पड़ रहा था ग्रामीण के यहाँ, एक्सीडेंट से मैंने पूछा क्यों भैया क्या हुआ, कहने उसे माननीय मंत्री जी का फोन आया था कि 1 करोड़ का है, 20-20 लाख का 5 लोगों को दे दीजिए, इसमें मेरा कमीशन मैंने ले लिया। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे कोई उनसे डर नहीं है। सत्य बात यही है कि एक सीएम ने कहा कि इन्होंने विधायक ने, जीतलाल पटेल ने नाम दिया था, मैंने नाम न लेकर के टेंडर डलवा दिया। और अगर जीतलाल विधायक इसको मुझसे पूछना चाहते हैं या मुझसे वार्ता करना चाहते हैं तो टेबल टॉक कर ले, मैं बता दूंगा कि कौन कौन लोगों से आपने पैसा लिया था और किनका टेंडर न डालने। आपकी विपक्षी दलों की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ से सपा सांसद है एसपी सिंह पटेल जी, उनके 1-2 विरोधाभासी बयान ऐसे आए जो विवादित रहे। जैसे उन्होंने रामपुर खास में एक जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राज में विकास केवल सवर्णों के दरवाजे तक। तो उनकी बातों से आप कहां तक सहमत हैं या उनको आप कोई जवाब देना चाहते हैं अपनी तरफ से? देखिए, वो शिक्षा माफिया है, उसने विकास आज तक देखा ही नहीं, केवल वो पैसा और पैसा देखा है। और उनके परिवार के चरित्र के विषय में भी शायद आप माननीय पत्रकार जी आपको पूरा मालूम है, वो केवल पैसे भी गिर सकता है, पैसे भी कुछ भी कर सकता है। तो कहीं क्षेत्र में कहीं न दौड़ा किया है, न क्षेत्र में कहीं गया है। विकास हमारे गरीबों के यहाँ तक पहुंचा है, हमारी हर जात के यहाँ पहुंचा है, हमारे हर वर्ग के यहाँ पहुंचा है, सवर्णों के यहाँ बल्कि नहीं पहुंचा है। सवर्ण के यहाँ अगर 1 पैसे का विकास हुआ है तो 99 पैसे का विकास जो है हमारी हर जनता के हाथ पर है। क्यों मुसलमानों के यहाँ विकास नहीं हुआ, मुसलमानों के यहाँ रोड नहीं हुआ, वो मुझे वोट नहीं देते। आज 60% राशन कार्ड का उपयोग, 60% आयुष्मान कार्ड का उपयोग, 60% जिला अस्पताल दवाओं का उपयोग मुसलमानों को मिलता है, मुझे वोट नहीं करते। लेकिन विकास सबके यहाँ पर, भाजपा का एक जो है कि सबका साथ सबका विकास। वोट मुझे दिया, मैं जीत गया, लेकिन मेरा अपना अपना है, लेकिन अगला भी मेरे पास आता है तो वो भी मेरा अपना है। ये सोच रखनी चाहिए। अब वो तो शिक्षा माफिया है, उसके विषय मत कहिए। उसका यहाँ संगम लाल जी का दुर्भाग्य था कि राजा भैया को अनुप्रिया पटेल जी ने गलत वर्ड बोल दिया, उसी कारण संगम लाल जी चुनाव हार गए और जीत गया। और वो अनुप्रिया जी का कहा हुआ वाक्य उसके बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए कुल असर पड़ा है, कुल के गरीब सांसद भाजपा चुनाव हारने का कारण मुख्य रूप से अनुप्रिया पटेल जी का ये शब्द कहा हुआ कि राजा पैदा नहीं होते, राजा बनाया जाता है। ये कहना गलत था। राजा पैदा होता है, जन्मजात पैदा होता है, और राजा के गुण राजा में होते हैं। मंत्री में राजा के गुण नहीं पाए जाते। मंत्री होना अलग चीज होता है, लेकिन अगर गुण पाया जाएगा तो राजा के अंदर राजा का राष्ट्रीय गुण होते हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है। हर पार्टियां जोश खरोश में हैं और अपनी सरकार बनने का दावा पेश कर। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती है तो आगे का कार्यशैली, कार्य पद्धति, जो कमियां इस बार रही उनमें सुधार आएगा, या जनता जैसे पिछले 10 साल देखी है वैसे ही अगले 10 साल भी देखी? देखिए, किसी अन्य पार्टी का प्रदेश में प्रतिनिधित्व करना, सोचना, ये बिल्कुल स्वप्न देखना जैसा है। भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी और इससे ज्यादा बहुमत से बनाएगी और इससे ज्यादा अच्छी कार्यप्रणाली करेगी। अगर भाजपा हारती है, ये कहना गलत है, ये बिल्कुल सोचना गलत है।
भाजपा चुनाव कैसे हारी? भाजपा चुनाव हारी नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं हार सकती, कभी नहीं हार सकती, किसी सोच पर नहीं हार सकती। भाजपा बनाएगी और इससे ज्यादा बहुमत से बनाएगी। अरे अखिलेश को सुमित में सोच रहे हैं आप, अरे उसको कोई वोट देने वाला नहीं है, कहाँ उसको वोट मिले, कौन देगा वोट? अरे मुसलमान भी भाजपा के साथ जुड़ेगा। अगर जिस प्रकार से शिक्षा की प्रगति मुसलमानों के पास हो रही है, मुसलमान पढ़ लिख रहा है, मुसलमान अब इंजीनियर डॉक्टर हो रहा है, उस पढ़ाई लिखाई से मुसलमान सोच गया है कि हमको केवल ये मंदिर मुर्जा देकर के जबरदस्ती दिला रहे हैं और भाजपा हमारी ही ऐसी पार्टी है। जैसा कि आप कई मुसलमान चैनलों में देख लीजिए, मुसलमान स्वयं कहते हैं कि भाजपा मेरी ऐसी पार्टी है और भाजपा के आने के बाद आज 10 साल में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अच्छे प्रभाव पड़े, अच्छे फायदे हुए, अच्छे ढंग से मेरे लिए विकास हुआ। आपको लगता है कि मुसलमान भी भाजपा को वोट करेगा? नो डाउट करेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लिख करके योग्य हो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं या पढ़ लिख लिखे हैं, इनकी सोच है देश का विकास, प्रदेश का विकास, वो करेंगे। तो जो केवल इसके बहकावे में मंदिर मस्जिद रहेंगे, ये सोच गलत है। मंदिर मस्जिद तो मुसलमानों को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान आज के मुसलमान कल के हिंदू थे। केवल जो औरंगजेब ने डांटा या औरंगजेब ने कहा कि भाई ऐसा कर दूं, काट दूंगा, सर काट दूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, पढ़ दूंगा, धर्म परिवर्तन कर लो, तो जो कुछ लोग डरपोक टाइप से कहा जाए, चाहे उनको मतलब कि डर बस या भय बस या अपने परिवार को बचाने के लिए उन लोगों ने धर्म बदल दिया। और ये आज के मुसलमान जो है, हमारे देश के मुसलमान, हमारे यहाँ मुसलमान कोई नहीं है, हमारे यहाँ सब हिंदू थे। वो आज अगर उनका पूर्वज उठाया जाए तो वो हिंदू है। चलिए चर्चा को ही विराम दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका। आपने देखा हमारे साथ विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता अवधेश शर्मा जी हमारे साथ थे और हमने इनकी बातों को सुना, इनसे सवाल किए, इन्होंने बेबाकी से बहुत सारे जवाब दिए। आप देखते रहिए लगातार हेडलाइंस टुडे प्रतापगढ़। यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करते रहें। धन्यवाद।